तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेयर रिप्स स्टडी सर्कल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा समिति का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1, जो चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो ये कक्षा 10 का है, ठीक है। जो इसमें 25 रहेगा PYQ और 25 रहेगा आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2027 बोर्ड के लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? जिम्मरमैन या संदीप पांडे या महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जिम्मरमैन ने कहा था कि वस्तुएं तकनीक और उपयोगिता में संसाधन बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन का ये कथन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भूमि है एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भवन, मानव योग्यता, ये सब क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए यह नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोयला सीमित जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो एक बार खत्म होने पर दोबारा नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट है 4 नंबर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, कोयला सीमित जीवाश्म ईंधन है जो एक बार खत्म होने पर दोबारा नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले इसमें का एनएम का मतलब समझिए क्या होता है इसे, ठीक है। तो एन का मतलब होता है नॉटिकल और एम मतलब होता है माइल, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है समुद्री दूरी और हवाई दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, नॉटिकल माइल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा था कि तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील तक का ये विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लालच में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना या डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। अंधाधुंध प्राकृतिक चीज़ों को काटना को बोलते हैं डाकू की अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। नेक्स्ट है 7 नंबर कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो देखिए, देश की राजनीतिक सीमा से 19.2 किलोमीटर समुद्र तक की संपत्ति राष्ट्रीय होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 19.2। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पेट्रोलियम का भंडार जो है वह सीमित होती है, ठीक है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ की मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। नदियों द्वारा जो लाई गया जो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 10 नंबर कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है?
तो देखिए गांधी जी का यह कथन मानवीय लालच और पर्यावरण संरक्षण को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी नंबर, महात्मा गांधी जी का यह कथन है। नेक्स्ट 11 नंबर कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 11 नंबर का आंसर जो हो जाएगा कि भूमेश्वर की इस पुस्तक में गांधी जी के विचार को शामिल किया गया था। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक का लेखक है सुमेश्वर। नेक्स्ट है 12 नंबर कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए 1992 का पहला पृथ्वी सम्मेलन वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 कि ब्रुंडटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1987 की इस रिपोर्ट से किस रिपोर्ट से? तो वो सतत विकास का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1968 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की बात उठाया गया था। ठीक है, 1968 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1968। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए ये हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये 1997 में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसमें से 7 में से यानी 5 घटा देंगे तो 1992 हो जाएगा। ठीक है, तो 1992 में पृथ्वी प्रथम सम्मेलन हुआ था। द्वितीय में क्या जोड़ देंगे हम? 92 में 5 जोड़ देंगे तो 92 या 5 कितना हो जाएगा? 97। तो ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 97 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो सम्मेलन हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1997 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसे +10 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जोहान्सबर्ग में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। ठीक है, और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 92 5 97 हो जाएगा। तो द्वितीय मेरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में। ठीक है, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या कब हुआ था? तो 2002 में। तो इसको हम +10 भी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, +10 सम्मेलन। नेक्स्ट है कि भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदान है? तो देखिए 43% भाग भारत में मैदानी जो कृषि उद्योग और सघन आबादी के विकास के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। तो 43% क्या है? कुल भूभाग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43%। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है? तो बताइए उत्पत्ति पूछ रहा है यानी शुरुआत का पूछ रहा है, तो उसका क्या होता है? जैव और अजैव संसाधन होता है, 2 प्रकार के होता है। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है? तो जैव संसाधन दिया हुआ है। और जैव संसाधन में क्या क्या आता है? जिसमें जो सांस ले सकता है। ठीक है,
जिसमें जान होता है उसको बोलते हैं जैव संसाधन। तो मनुष्य हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि हवा के प्रभाव से लगातार और बार बार बिना समाप्त हुए प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हवा तो रोज़ रोज़ आता है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नया नया आता है हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अभी तुरंत बताते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितना बांटा गया था? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्पत्ति के आधार पे 2। कौन कौन? जैव और अजैव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, कि वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए, उसको बोलते हैं संभावित संसाधन। वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं, उपयोग की संभावना रखते हैं, परंतु वो अभी उनका सही उपयोग शुरू नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं संभावित संसाधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि शमशान या मंदिर किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं? तो बताइए, शमशान या मंदिर किसी एक का होता है? तो नहीं होता। तो किसका होता है? पूरा समाज का होता है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, देश के अंदर की सभी भौतिक संपदा, जैसे में भूमि हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा, कानूनी रूप से राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश के अंदर की सभी भौतिक संपदा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा में किन पीढ़ियों के विकास को ध्यान में रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी बचाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान और भविष्य के दोनों पीढ़ियों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट है कि एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, एजेंडा 21 का संबंध 1992 के रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन से है, जो 21वीं सदी में सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय संसाधन नियोजन की रूपरेखा किस पंचवर्षीय योजना में तैयार की थी? तो देखिए, भारत ने स्वतंत्रता के बाद देश के संतुलित विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला, जो तरीके से योजनाबद्ध तरीके से संसाधन नियोजन की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है कि जैव संसाधन का सटीक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताए थे, जैव किसको बोलते हैं? जैव जिसका में जान हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो चट्टाने में तो होती नहीं है, धातु में तो होती नहीं है, सौर प्रकाश में होता नहीं, तो क्या हो जाएगा? मनुष्य और वनस्पति में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त या अदृश्य मानवीय संसाधन है? तो बताइए, जो तकनीक मतलब होता है मशीन, ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य अमूर्त अदृश्य मानवीय संसाधन है। ठीक है, जिन्हें हम छू तो नहीं सकते लेकिन देश के विकास के लिए हम महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीक और ज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला है कि तकनीकी रूप से विकसित परंतु पूंजी या इच्छा शक्ति के अभाव में उपयोग न किए गए संसाधन को क्या कहलाते हैं? तो देखिए, संचित को संसाधन वो होता है जो वास्तव में भंडार संसाधन का हिस्सा होता है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकों से उपयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचित कोष संसाधन। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस प्रकार के संसाधन की अत्यधिक संभावना है परंतु सही विकास नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, राजस्थान और गुजरात में सौर एवं पवन ऊर्जा की अत्यधिक क्षमता है, लेकिन अधिक शुरुआती लागत और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सौर एवं पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है 33 नंबर कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने वर्ग होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो वो होते हैं, एक में व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का प्रमुख उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, लद्दाख का यूरेनियम संभावित संसाधन है क्योंकि वहाँ इसकी मौजूदगी का पता है, लेकिन ऊंचाई और कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण उसका दोहन नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभावित संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में किसी भी भूभाग पर पाई जाने वाली खनिज संपदा पर कानूनी रूप से किसका हक होता है। तो देखिए, देश की कानूनी सीमा के अंदर आने वाले सभी खनिज, जल संसाधन, वन और अन्य जीव राष्ट्रीय सरकार की स्वामित्व में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सरकार का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाप्यता यानी विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया है। तो बताइए समाप्त कौन कौन हो सकता है। समाप्त में हो जाएगा अनवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन 2 भाग में इसको बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन 1997 में कितने देशों ने भाग लिया था। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया के 159 देशों ने हिस्सा लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 159 देश। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास क्या कहलाता है। देखिए, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और जिससे भविष्य का पीढ़ी की जरूरत हो, तो उसका राइट आंसर क्या होता है, सतत पोषणीय विकास होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सतत पोषणीय विकास कहते हैं उसको। नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो देखिए, मेघा पाटेकर ने नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांध जैसे में सरदार सरोवर बांध था, जो कारण विस्थापित होने वाले स्थानीय यानी आदिवासियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, चिपको आंदोलन जो 1970 के दशक में उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का भाग में आया, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ की कटाई क्या हो जाएगा, पेड़ की कटाई या वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण से। नेक्स्ट 41 नंबर कि वर्षा जल संचयन के लिए हल्का मचाने वाले संदीप पांडे का संबंध किस आंदोलन से था। तो संदीप पांडे ने जल संकट को दूर करने के लिए वर्षा के पानी को संचित यानी बचाने को राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं।
तो देखिए पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जलमंडल यानी पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये कितना प्रतिशत था, तो 71% था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है। तो देखिए तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद के खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है, जिनका प्रबंधन कौन करता है, वैश्विक संस्थाएं करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार क्या होते हैं। तो देखिए किसी भी देश के विकास की रफ्तार वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय और तकनीकी संसाधनों की मात्रा तथा उनके कुशल उपयोग पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जिमरमैन के अनुसार किसी पदार्थ को संसाधन बनाने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जिमरमैन का मानना था कि कोई भी प्राकृतिक वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान और तकनीक से उसे उपयोगी न बना ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव के ज्ञान की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो देखिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में 1992 में आयोजित पहले ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन में दुनिया के 178 देश का प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए वर्ष 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में पर्यावरण संरक्षण पर दुनिया का पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जहां 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम का। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन का सही चक्र क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अनवीकरणीय संसाधन जैसे में कोयला, पेट्रोलियम सीमित होते हैं और इनके एक बार समाप्त होने के बाद वे भूगर्भीय चक्र में इनके दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इनका निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाखों वर्ष लग जाते हैं उसको अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए सार्वजनिक पार्क एक सामुदायिक संसाधन है जिसके उपयोग समाज का हर नागरिक कर सकता है, जबकि घर, निजी तालाब और ज़मीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक पार्क, ये सब के लिए पार्क जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र EEZ के बाहर खुले महासागर के संसाधनों पर किसका अधिकार होता है। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं EEZ के बाहर स्थित खुला महासागर वैश्विक धरोहर है, जहां कोई भी देश यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पूर्व अनुमति के बिना मनमाना दोहन नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से वैश्विक उपयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो वीडियो कैसा लगा हो, तो आप यहाँ तक वीडियो देख चुके होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।